हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत मैं यूनिट 5th से ब्रिटिश संविधान पढ़ा रहा हूं और ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत मैं आप लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट, पिछले वीडियो में मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वितीय सदन लोकसभा के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? ब्रिटिश संसद के 3 अंग हैं। ब्रिटिश संसद के 3 अंग हैं। एक सम्राट या सम्राज्ञी, सम्राट। दूसरा है लॉर्ड सभा, लॉर्ड्स सभा। और तीसरा है कॉमन सभा, कॉमन सभा। ये 3 अंग हैं। तीन अंग मिलकर व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं। यही तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, या व्यवस्थापिका, या इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। तो इस लेजिस्लेचर के 3 अंग होते हैं, सम्राट, लोकसभा और कॉमन सभा। जिस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संसद के, भारतीय यानी इंडियन लेजिस्लेचर के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। बिल्कुल इसी प्रक्रिया पर ब्रिटेन का संविधान भी आधारित है, या हम यूं कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान ही भारत ने एडॉप्ट किया हुआ है। यानी जिस तरह से ब्रिटेन में शासन प्रणाली है वैसे ही भारत में शासन प्रणाली है। बस एक अंतर है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में एकात्मक संघात्मक का मिश्रण है। यानी कि भारत में चारों शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण है, एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था, सबका मिश्रण भारत में देखने को मिलता है। तो आइए हम चलते हैं कॉमन सभा की तरफ। कॉमन सभा, जिस तरह से लोकसभा की संरचना के बारे में बताया था, लोकसभा की योग्यता के बारे में बताया था, तो करीब करीब कॉमन सभा की भी योग्यताएं बिल्कुल वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत मामूली अंतर है। लोकसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा, लेकिन कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है जनता के द्वारा। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा का निर्वाचन होता है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसी तरह से ब्रिटेन में भी कॉमन सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी सदस्य संख्या देखते हैं। कॉमन सभा की सदस्य संख्या। पहला पॉइंट, सदस्य संख्या देखते हैं। कॉमन सभा की सदस्य संख्या कितनी है? कॉमन सभा की सदस्य संख्या कोई निश्चित नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। समय समय पर बदलती रहती है। यानी कि हम देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या सन 2000 में 659 थी। सन 2000 में 659 थी, 659 थी 2000 में। और 2005 में हम देखते हैं कि इसकी सदस्य संख्या 646 हो जाती है, 646 हो जाती है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि फिर 2010 में इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 650 हो गई थी, और वर्तमान में यही संख्या है। तो इसकी सदस्य संख्या जो है 650 है। कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 650। यानी कि जिस तरह से भारत के लोकसभा में 543 सदस्य हैं, पहले 545 सदस्य थे, तो इसी तरह से कॉमन सभा में भी, ब्रिटेन के कॉमन सभा में भी 650 सदस्य हैं। वर्तमान में 650 सदस्य हैं। समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। यानी कि जैसे जैसे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था अपने जनसंख्या का परिसीमन करता रहता है, वैसे सीटों में घटोतरी और बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये रही सदस्य संख्या। कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 650 है। जबकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 778 है। कॉमन सभा की सदस्य संख्या 650 है। तो ये सदस्य संख्या हो गई। आइए अब देखते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। दूसरा पॉइंट है निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि जो
वोटों का बहुमत जो सबसे अधिक वोट पाता है, जो सबसे अधिक वोट पाता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। जिस तरह से हमारे भारत में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, पहले तो पूरे भारत को राज्यों में बांटा गया है, पहले तो पूरे भारत को राज्यों में बांटा गया है, फिर उन राज्यों को जिलों में बांटा गया है। पूरे भारत को हम देखते हैं किस में बांटा गया है, राज्यों में बांटा गया है, फिर उन राज्यों को जिलों में बांटा गया है और हर जिलों का परिसीमन करके सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो लोकसभा की सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश से कितनी जाती है, 80 जाती है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। यही सिस्टम ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में भी, पूरे ब्रिटेन में जितने भी प्रांत हैं जिसको हम काउंटी कहते हैं, हर पूरे ब्रिटेन को काउंटियों में बांटा गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को काउंटियों में बांटा गया है और हर काउंटियों से जनसंख्या का निर्धारण करते हुए सीटों का निर्धारण किया गया है। तो उसमें तो ब्रिटेन के कॉमन सभा की सदस्य संख्या कितनी है, 650 होती है। तो पूरे ब्रिटेन को 650 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है, कॉमन सभा के निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। तो जब 650 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है तो इसमें एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा के जो कैंडिडेट होते हैं, देखते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र से विभिन्न कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम देते हैं एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं, अपने एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं। सभी लोग सबको नहीं देते हैं, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा नहीं होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा नहीं होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी कि हम डायरेक्ट अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं, डायरेक्ट अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। एक व्यक्ति एक ही वोट देता है और जो वोटों का बहुमत प्राप्त होता है, वोट का बहुमत प्राप्त करता है। वोट का बहुमत का मतलब जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसी तरह से ब्रिटेन में कॉमन सभा के सदस्यों का भी निर्वाचन होता है, यानी कि जो सबसे अधिक वोट पाता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे अधिक वोट पाता है उसी को विजयी घोषित किया जाता है। जबकि फ्रांस की निर्वाचन प्रणाली अलग है, अमेरिका की निर्वाचन प्रणाली अलग है, लेकिन ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली इस संबंध में अलग होती है। दूसरा, अब आते हैं योग्यता पे। पहला सदस्य संख्या हो गया, दूसरा निर्वाचन हो गया और तीसरा योग्यता। योग्यता इनकी क्या होती है, इनका राज्यसभा के सदस्यों की भी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी योग्यता है कि यह नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ये दूसरी योग्यता है। तीसरी योग्यता है कि वह 1957 में जो संसद के द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं उस विधियों के अनुसार, उन विधियों के अनुसार वह योग्य हो। तीसरा, चौथा है अयोग्यता। अयोग्यता क्या है, वह पागल हो, दिवालिया हो, सजा याफ्ता मुजरिम हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या पादरी हो, या चर्च का पादरी हो, या बिशप हो, या फिर न्यायाधीश हो, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, तो ऐसे लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि या तो वह, यदि वह व्यक्ति पागल है, दिवालिया है, पागल है, दिवालिया है और राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, या फिर न्यायाधीश है, या फिर पादरी, ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उनको उस योग्यताओं का पालन करना होगा जो संसद ने निर्धारित किया है। अब आइए देखते हैं कि कार्यकाल कितना होता है। तीसरा, चौथा, कार्यकाल। जैसा कि भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। तो ब्रिटेन में भी कॉमन सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु यह अनिश्चित है, यानी कि यह तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक सदन में विश्वास मत प्राप्त किए हुए हों, या जब तक
उनको विश्वास मत प्राप्त हो, या जब तक उनको विश्वास मत सदन में प्राप्त हो तभी तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। अन्यथा हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उनकी सरकार 5 वर्ष के पहले ही गिर सकती है, लेकिन यह अनिश्चित है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1935 में जो चुनाव हुआ था ब्रिटेन का, फिर 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में छिड़ जाता है। तो इस तरह से 1935 में जो निर्वाचन हुआ, फिर 1945 में दोबारा निर्वाचन हुआ, यानी कि 10 वर्षों के पश्चात 1945 में फिर निर्वाचन होता है। तो इस बीच में निर्वाचन नहीं होता है, तो आपातकाल की स्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम अपने यहाँ भी देख सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो राज्यसभा की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। और इसके अलावा ब्रिटेन में भी कॉमन सभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो राज्यसभा की परमिशन लेना आवश्यक होता है, राज्यसभा की स्वीकृति लेनी आवश्यक होता है। तो यह क्या है, कार्यकाल है। अब आइए देखते हैं गणपूर्ति, चौथा। पांचवा, पॉइंट है गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? कोरम, यानी कि कितने सदस्य उपस्थित रहेंगी, सभा की कार्रवाई चल सकती है। तो देखते हैं कि राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी रखी गई है? 3 रखी गई है, जबकि किसी विधेयक को पारित करने के लिए गणपूर्ति 30 रखी गई है। इसी तरह से जो कॉमन सभा है इसकी गणपूर्ति कितनी है? 40 सदस्य हैं। 40 सदस्य होने चाहिए तभी कॉमन सभा की कार्रवाई चल सकती है, अन्यथा नहीं चल सकती है। 40 सदस्य होने चाहिए तभी कॉमन सभा की कार्रवाई चल सकती है, अन्यथा नहीं चल सकती है। आइए अब देखते हैं सदस्यों के विशेषाधिकार। जैसा कि जो राज्यसभा के विशेषाधिकार होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं, वही विशेषाधिकार कॉमन सभा के सदस्यों के भी विशेषाधिकार वही होते हैं। जैसे पहले इनको भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, यह किसी भी विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा, यह इनको गवाही से स्वतंत्रता प्राप्त है, यह इनको गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है, इनको सत्र काल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जब सभा की कार्रवाई चल रही हो तो उस दरमियान इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि किसी फौजदारी मामले में ये निरुद्ध होते हैं या इनके ऊपर फौजदारी मामला बनता है तो अध्यक्ष की परमिशन लेकर ही इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सदन की कार्यवाही नियंत्रित करने का अधिकार, यह लोकसभा के सारे सदस्य मिलकर सदन की कार्यवाही को नियंत्रित कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही को नियंत्रित कर सकते हैं, ये नियंत्रण में रखते हैं, यह विधियां बनाते हैं। सदन की कार्यवाही को यह नियंत्रित कर सकते हैं, यह सदन में विधियां बनाते हैं, यानी कि सभी लोकसभा के सदस्य मिलकर अनुशासन संबंधी नीतियां बनाते हैं, सदन की कार्यवाही के संबंध में नीतियां बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास एक और विशेषाधिकार होते हैं, सदन से अजनबियों को बाहर निकालना। यदि कोई अजनबी सदन के परिसर में या संसद के परिसर में, पार्लियामेंट में प्रवेश कर जाता है तो यह अजनबियों को सदन से बाहर निकाल सकते हैं, सदन से बाहर निकाल सकते हैं। निकालने का अधिकार, सदन से बाहर निकालने का अधिकार। इनको वेतन भत्ते वही नहीं मिलते हैं जो संसद ने निर्धारित किया है, जो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनको जब अधिवेशन काल प्रारंभ होता है तो प्रतिदिन के हिसाब से इनको भत्ते भी मिलते हैं और सदन के द्वारा वेतन भी मिलते हैं। तो अब तक मैंने आपको कॉमन सभा के बारे में बताया, 6 पॉइंट हैं। इन पॉइंट को आप लोग याद रखिए, कौन कौन से पॉइंट्स हमें राज्यसभा या कॉमन सभा में डालने होते हैं। पहला, सदस्य संख्या। सदस्य संख्या कितनी है?
650 है। दूसरा निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, एक व्यक्ति एक वोट है, वोटों का बहुमत जो सबसे अधिक वोट पाता है वही विजयी होता है। तीसरा क्या है? योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए और 1957 में संसद के द्वारा अधिनियमों का पालन करते हों। अयोग्यता। चौथा पॉइंट है अयोग्यता। अयोग्यता क्या होनी चाहिए? अयोग्यता क्या होती है? यानी कि जो पागल हैं, दिवालिया हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, न्यायाधीश हैं, पादरी हैं, वह अयोग्य हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यदि कोई पादरी चुनाव लड़ता है तो उसको अपने पूर्व की सदस्यता से त्याग पत्र देना होता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट है गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी होती है? 40 सदस्य। हमारे यहाँ गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है। यानी कि सभा की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई कब चल सकती है? जब 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं तभी चल सकती है, अन्यथा नहीं चल सकती। इसी तरह से ब्रिटेन में कॉमन सभा की गणपूर्ति 40 रखी गई है। छठा है विशेषाधिकार। उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, वह किसी भी विधेयक पर स्वतंत्रतापूर्वक बोल सकते हैं। गवाही से, उनको गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी से स्वतंत्रता है उनको। फिर कार्रवाई को नियंत्रण करने की स्वतंत्रता है, वह कार्रवाई को, सदन की कार्रवाई को नियंत्रित कर सकते हैं। अजनबियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार उनको है। तो ये सारे उनको विशेषाधिकार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कॉमन सभा के अधिकारी। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सभा के पदाधिकारी। कॉमन सभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? कॉमन सभा में एक अध्यक्ष होता है, सभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कॉमन सभा के सदस्य ही करते हैं। कॉमन सभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। जैसा कि हर सभा का एक अध्यक्ष होता है, बिना अध्यक्ष के सभा आयोजित नहीं किया जा सकता है या सभा की कार्रवाई नहीं चल सकती है। इसी तरह से कॉमन सभा में एक अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। इस अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर, इसका पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्पीकर का निर्वाचन कॉमन सभा के पदाधिकारी मिलकर ही करते हैं, यानी कि कॉमन सभा के सभी सदस्य मिलकर ही स्पीकर का निर्वाचन करते हैं और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोकसभा में भी स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा में भी उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से ब्रिटेन में हम देख सकते हैं कि कॉमन सभा का भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। राज्यसभा का भी एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की महत्ता तभी तक होती है जब अध्यक्ष पद अनुपस्थित है या जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष कार्य करता है। तो इनका निर्वाचन कॉमन सभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। आइए देखते हैं अध्यक्ष के अधिकार। अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला, वह सदन का नेता होता है। अध्यक्ष जो है सदन का नेता होता है। चूंकि वह अध्यक्ष होता है इसलिए सबको नियंत्रित रखता है, यानी कि वह केंद्र बिंदु होता है। वह जब लोकसभा की बैठक होती है तो उस बैठक का वह केंद्र बिंदु होता है। सभी लोग उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं और उसके आदेशों का उल्लंघन करने से बचते हैं, क्योंकि जब उल्लंघन कर देंगे तो उनको सदन के द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। तो वह सदन का नेता होता है। उसके पास, अध्यक्ष के पास संचालन संबंधी अधिकार होते हैं। वह सभा का संचालन करता है, वाद विवाद को सीमित करता है। जो विभिन्न प्रकार के वाद विवाद होते हैं विधेयकों के संदर्भ में, जो भाषणबाजी होती है, जो लोग भाषण देते हैं विधेयकों के संदर्भ में, तो यह भाषण को नियंत्रित करता है। यही तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का या कॉमन सभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि किसको कब बोलना है और कितना बोलना है और कब तक बोलना है, किसको पहले बोलना है, किसको बाद में बोलना है। तो लोकसभा का जो अध्यक्छ होता है सबको बोलने की अनुमति प्रदान करता है। तो वाद विवाद को यह सीमित करता है। यदि दो सदस्यों के बीच किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाता है तो वह उन वाद विवादों को नियंत्रित करता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है, अनुशासन बनाए रखता है और अनुशासन बनाए रखने के लिए उसके साथ विभिन्न अधिकारी होते हैं, जैसे क्लर्क होते हैं, सार्जेंट होते हैं इत्यादि सहयोगी होते हैं। उनको साथ लेकर वह सदन में अनुशासन बनाए रखता है, सदन की व्यवस्था को बनाए रखता है। जो भी व्यवस्था को भंग करता है, जो भी अनुशासन को भंग करता है, तो अध्यक्ष उनको बाहर निकाल सकता है, बाहर का रास्ता दिखा सकता है। वह नियमों की व्याख्या करता है। संचालन संबंधी जो भी नियम बनती हैं, यानी कि सदन के संचालन संबंधी जो भी नियम बनाए जाते हैं
यदि उन नियमों में कहीं संदेह पैदा होता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, कामन सभा का जो अध्यक्ष होता है, उस नियमों को क्लियरिफाई करता है, यानी कि स्पष्ट करता है कि यह नियम कैसे हैं, क्यों है और इस नियम की परिभाषा क्या है। तो लोकसभा का तो कामन सभा का जो अध्यक्ष होता है वह नियमों की व्याख्या करता है। नियमों की व्याख्या करने का अधिकार उसके पास होता है। धन विधेयक को प्रमाणित करना है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका प्रमाण पत्र भी कामन सभा का अध्यक्ष देता है। जो कामन सभा का या हमारे यहाँ जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही यह प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक साधारण विधेयक है। तो साधारण विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष या कामन सभा का अध्यक्ष ही प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसके अलावा यदि कोई विधेयक जब पारित हो रहा है, पारित होता है, यदि कोई विधेयक पारित होता है तो पारित होने में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है पारित होने में। यदि बराबर वोट हो जाते हैं, यदि दोनों पक्ष के बराबर वोट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह जो सदन का अध्यक्ष होता है, जो यह अध्यक्ष होता है, यह निर्णायक मत देता है। यह निर्णायक मत देता है, यानी कि पक्ष या विपक्ष में यह निर्णायक मत देता है। इस तरह से इसके निर्णायक मत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यह निर्णायक मत यह अपने निर्णायक मत के द्वारा विधेयक को गिरा सकता है या विधेयक को पारित कर सकता है। 8वां है सदस्यों को दंडित करना। जो सदस्य मर्यादा में नहीं रहते हैं, जो सदस्य सदन की मर्यादा को भंग करते हैं या अनुशासन को भंग करते हैं या फिर अत्यधिक भाषणबाजी करते हैं, ऐसे सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष के पास बाहर निकालने का रास्ता होता है या ऐसे सदस्यों की सदस्यता को वह निलंबित कर सकता है या कुछ दिनों के लिए सदन में आने के लिए प्रतिबंधित भी कर सकता है। तो ये सब कामन सभा के अध्यक्ष के अधिकार होते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यदि अध्यक्ष नहीं है तो उसका कार्यभार कौन देखता है? उपाध्यक्ष देखता है। यह जो स्पीकर का पद होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है, एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, यानी कि एक बार जो स्पीकर हो जाता है वह सदैव स्पीकर होता है, यानी कि फिर उस स्पीकर का जो पद होता है वह निर्विवाद हो जाता है। वह दल से संबंधित नहीं रहता है, वह किसी अन्य विचारधारा से संबंधित नहीं रहता है, उसकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा होती है, क्योंकि वह कामन सभा का अध्यक्ष होता है और सबको एक समान दृष्टि से देखता है, किसी प्रकार का दलीय भेदभाव नहीं करता है। यदि स्पीकर कहीं से चुनाव लड़ता है तो प्रायः वहाँ पे कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, यह निर्विरोध चुनाव जीत जाता है। यह निर्विरोध चुनाव जीत जाता है, यानी कि इसके समक्ष कोई कैंडिडेट नहीं होता है, कोई भी पार्टी इसके विरोध में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, अतः स्पीकर निर्विरोध चुनाव जीत जाता है और इस तरह से फिर वह स्पीकर के पद पर आसीन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन के कामन सभा में स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर कार्यभार देखता है। आइए अब देखते हैं कामन सभा के कार्य व शक्तियां। कि कामन सभा की कार्य और शक्तियां, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको राज्यसभा की कार्य और शक्तियां बताया था, तो जो राज्यसभा की कार्य और शक्तियां हैं वही शक्तियां क्या किसकी है? कामन सभा की भी वही शक्तियां हैं, यानी कि वही पॉइंट हम कामन सभा के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। परंतु कामन सभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियों को 1911 संसदीय अधिनियम और 1949 संसदीय अधिनियम के द्वारा सीमित कर दिया गया है। अब राज्यसभा बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं रह गई है, शक्तिहीन सदन है, लेकिन कामन सभा जो है यही शक्तिशाली संस्था है। यदि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता की बात कही जाती है तो संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है कामन सभा की संप्रभुता। तो आइए देखते हैं कामन सभा की कार्य और शक्तियां क्या है। पहला कार्य विधि निर्माण करना। इसका कार्य क्या होता है? विधि निर्माण करना या विधायी कार्य इसको कह सकते हैं, विधि निर्माण संबंधी कार्य। कामन सभा विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है, यानी कि विधि बनाने का कार्य किसका है? कामन सभा का है। विधि निर्माण संबंधी कार्य। कामन सभा विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है, यानी कि संसद का कार्य ही होता है विधायी कार्य। यानी कि संसद क्या करती है? विधियों का निर्माता है संसद, और संसद विधि बनाती है। संसद के दोनों सदनों में विधियां बनती हैं। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, या विशेष कंडीशन में
जब दूसरा सदन अस्वीकार कर देती है तो पहला सदन यानी कि जिसको हम लोकसभा कहते हैं, जिसको हम कॉमन सभा कहते हैं, या प्रथम सदन कहते हैं, या निम्न सदन कहते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं, प्रथम सदन, निम्न सदन और कॉमन सभा के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो इसी को पावर होता है कि वह सभी विधेयकों को पारित कर सकती है। तो विधि निर्माण संबंधी जो कार्य होते हैं वह सब कॉमन सभा में किए जाते हैं। जब कोई विधेयक, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, विधेयक विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक या सार्वजनिक विधेयक कहते हैं, सार्वजनिक विधेयक, दूसरा है व्यक्तिगत विधेयक, व्यक्तिगत विधेयक या प्राइवेट बिल कहते हैं, इसको प्राइवेट बिल कहते हैं। तो जो सार्वजनिक विधेयक होते हैं यानी कि जो पब्लिक बिल होता है वह भी दो प्रकार का होता है। पब्लिक बिल यह भी दो प्रकार का होता है, एक जो ऑर्डिनरी साधारण विधेयक होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, और दूसरा फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल वित्त विधेयक होता है। तो जो साधारण विधेयक होता है यानी कि जो सरकारी विधेयक होता है वह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा में कोई विधेयक पारित करना होता है तो उस विधेयक को कौन तैयार करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सदस्य, जो उनके मंत्री होते हैं, वही विधेयक को तैयार करते हैं, नीतियों को तैयार करते हैं। वही नीतियों को तैयार करके कहाँ दे देते हैं? लोकसभा में पारित कर देते हैं, यानी कि उनका कोई मंत्री लोकसभा में रखता है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी जो कॉमन सभा होती है, कॉमन सभा से ही सरकार का गठन होता है, प्रधानमंत्री का गठन होता है, मंत्रियों का गठन होता है। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन भी कॉमन सभा से ही होता है। तो जो सरकारी विधेयक होते हैं वह सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, मंत्रियों की तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सरकार का कोई मंत्री, चूंकि वह भी सदन का सदस्य होता है, तो वह भी जब सभा की कार्रवाई होती है तो सारे मंत्री भी बैठे रहते हैं, सदन में सारे मंत्री भी बैठे रहते हैं और मंत्रियों की तरफ से विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बिल होता है वह कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कॉमन सभा में वाद विवाद होता है, भाषणबाजी होती है और फिर 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है। 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है। 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है। विधेयक को, इस बिल को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन का मतलब फिर इसको कहाँ भेजा जाता है? लॉर्ड्स सभा में भेजा जाता है। लॉर्ड्स सभा में भेजा जाता है और लॉर्ड्स सभा इसको अगर पारित कर देता है तो फिर वह राष्ट्रपति के पास, फिर वह सम्राट के पास चला जाता है। सम्राट के पास चला जाता है साइन करने के लिए। जब सम्राट उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं, मुहर हो जाती है, तो वह बिल पारित मान लिया जाता है, वह बिल कानून बन जाता है। यदि कोई विधेयक कॉमन सभा के द्वारा लॉर्ड सभा में भेजा जाता है और लॉर्ड सभा उसको पारित नहीं करती है, तो फिर ऐसा नहीं कि वह विधेयक समाप्त हो जाता है, फिर वह लॉर्ड सभा से होकर फिर कहाँ जाता है? कॉमन सभा में जाता है। फिर कॉमन सभा उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, फिर लॉर्ड सभा के पास जाता है। तो लॉर्ड सभा अगर फिर उसको अस्वीकार कर देती है तो जो तीसरी बार होता है, तीसरे सत्र में यह क्या करती है? कॉमन सभा उस बिल को पारित कर देती है, फिर लॉर्ड सभा के पास नहीं भेजती है। किसी साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा के पास नहीं भेजती है और कॉमन सभा उसको पारित करके सीधे सम्राट के पास भेज देती है सिग्नेचर करने के लिए। इस तरह से लॉर्ड सभा साधारण विधेयक के संबंध में अधिकतम 2 वर्ष का विलंब कर सकती है। 2 वर्ष का विलंब कर सकती है ऑर्डिनरी बिल के मामले में। आइए अब देखते हैं दूसरा है वित्तीय कार्य, वित्तीय शक्तियां या वित्तीय कार्य। जो जितने भी वित्त विधेयक होते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल बिल होता है, वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्त विधेयक ये कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? सबसे पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जिस तरह से भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो वित्त विधेयक होता है वह वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी
वित्त विधेयक को वहाँ के वित्त मंत्री के द्वारा कामन सभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो वित्त विधेयक सबसे पहले कामन सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और वित्त विधेयक के संदर्भ में केवल कामन सभा को शक्तियाँ प्राप्त हैं, राज्यसभा को शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो जो कामन सभा होती है वह वित्त विधेयक पारित कर देती है, वित्त विधेयक 2/3 बहुमत से पारित करके फिर राज्यसभा के पास भेजती है, राज्यसभा के पास भेजती है और राज्यसभा इस वित्त विधेयक के संदर्भ में अधिकतम 1 महीने का विलंब कर सकती है, 1 महीने का विलंब कर सकती है। इस वित्त विधेयक के संदर्भ में 1 महीने के पश्चात यह स्वतः पारित हो जाकर कामन सभा के पास आ जाता है और कामन सभा से यह फिर सम्राट के पास चला जाता है और सम्राट उस पर सिग्नेचर कर देता है और वह वित्त विधेयक पारित हो जाता है। तो जितने भी विधि निर्माण संबंधी कार्य हैं वह सब संसद के द्वारा किए जाते हैं, यानी कामन सभा के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी वित्तीय कार्य हैं वह वित्तीय कार्य भी कामन सभा के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि वित्त विधेयक भी कामन सभा में ही पारित किए जाते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ शून्य है। हम देखते हैं कि राज्यसभा अधिकतम साधारण विधेयक के संदर्भ में 2 साल का विलंब कर सकती है और 2 साल का या 2 सत्र का विलंब कर सकती है और वित्त विधेयक के संदर्भ में वह 1 महीने का विलंब कर सकती है। इस तरह से कामन सभा को शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यसभा शक्तिहीन है। आइए अब तीसरा देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण, या इसको हम कहेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। जैसा कि जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका का मतलब लोकसभा या ब्रिटेन में कामन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कामन सभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होती है? जैसे कि यह कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। प्रधानमंत्री और प्लस इनके मंत्री परिषद ये कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ये जो होते हैं कार्यपालिका के सदस्य होते हैं या इन्हीं को हम कार्यपालिका कहते हैं। फिर संसद के 2 अंग होते हैं और जिसमें कि कामन सभा एक है राज्यसभा है। कामन सभा और राज्यसभा, कामन सभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? 650 होती है। तो जो कार्यपालिका का निर्माण होता है यह कामन सभा से ही होता है। कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होता है? कामन सभा से ही होता है। यानी कि कामन सभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है। तो इसी तरह से ब्रिटेन में भी कामन सभा में जिस दल का बहुमत होता है, चाहे वह लेबर पार्टी हो चाहे वह लिबरल पार्टी हो, उसी की सरकार बनती है। इसी में जिसका बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को सम्राट क्या करता है? प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री अपने सदस्यों में से, कामन सभा के अपने सदस्यों में से वह मंत्री परिषद का गठन करता है। इस तरह से कार्यपालिका होती है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कामन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह बहुत अधिक निरंकुशशाही अपना नहीं सकती है, तानाशाही अपना नहीं सकती है, संसद की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ऐसा करेगी तो कामन सभा में, क्योंकि इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? कामन सभा से हुआ है। इसलिए कामन सभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इनकी सरकार गिर जाती है। जैसे कि हम भारतीय राज व्यवस्था में देख सकते हैं, भारतीय शासन प्रणाली में देख सकते हैं कि 1989 में सरकार गिरी, फिर 90 में चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री हुए, फिर 91 में सरकार गिरी, फिर 93 में चुनाव होता है, फिर 96 में होता है, फिर 98 में हम देख सकते हैं कि अटल जी मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं, क्योंकि उनका सदन में विश्वास नहीं होता है, यानी कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर सकती है। तो यह जो कामन सभा होती है इनके ऊपर नियंत्रण रखती है, इनके ऊपर कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है, विभिन्न तरीकों से नियंत्रण रखती है। जैसा कि कार्टर का कहना है, it is customary to say that the principal job of the House of Commons is to make, to support and to overthrow minister। यानी कहने का आशय यह है, कार्टर का कहना है कि यह आसानी से कहा जा सकता है कि कामन सभा का कार्य है मंत्रियों को बनाना और उनको उखाड़ फेंकना, यानी कि सरकार को बनाना और सरकार को उखाड़ फेंकना। तो यह विभिन्न तरीके से नियंत्रण करती है, जैसे कि यह प्रश्न पूछ कर नियंत्रण रखती है, सदस्यों से प्रश्न पूछती है, प्रश्न पूछ कर नियंत्रण रख सकती है। दूसरा, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है या फिर काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकती है, काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकती है।
तीसरा, बजट को अस्वीकृत कर सकती है, बजट को अस्वीकृत कर सकती है। चौथा, विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है, विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न माध्यम हैं जिसके द्वारा कामन सभा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। जैसे कि यह सदस्यों से प्रश्न पूछती है, मंत्रियों से प्रश्न पूछती हैं, जो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं उससे प्रश्न पूछती है, प्रश्न पूछकर मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण रखती है। निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है, या सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है, सरकार के कार्यों से असंतुष्ट है तो यह निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है। काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकती है, यानी काम रोको प्रस्ताव का मतलब होता है सभी काम रोक कर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया जाए, जो अविलंब महत्व के विषय हैं उस तत्काल मामले पर चर्चा किया जाए। यह बजट को अस्वीकृत कर सकती है, बजट में यह प्रतीकात्मक कटौती कर सकती है। और जब बजट में प्रतीकात्मक कटौती होती है तो ऐसा माना जाता है कि सदन में सरकार का बहुमत नहीं रह गया या विश्वास नहीं रह गया और सरकार को भंग होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। या फिर विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है, विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है। जब कार्यपालिका या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई भी विधेयक कामन सभा में भेजे जाते हैं तो कामन सभा के सदस्य चाहें तो विधेयक को अस्वीकृत कर दें, विधेयक को अस्वीकृत कर दें या विश्वास प्रस्ताव पारित कर दें। इन सभी माध्यम से कामन सभा कार्यपालिका के ऊपर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण करती रहती है। लेकिन यह सारी चीज़ें केवल सैद्धांतिक है, यह सारी चीज़ें केवल सैद्धांतिक है। वास्तविकता तो यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर ही कामन सभा को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे तो सरकार भंग हो जाएगी, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। हो सकता है कि यह दोबारा चुनाव में जीत कर न लौटें, इसलिए यह सरकार के सभी कार्यों का समर्थन करते रहते हैं, सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों का समर्थन करते रहते हैं। जैसा कि 1885 से अब तक कोई भी मंत्रिमंडल कामन सभा द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है, यानी कि बर्खास्त नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, पहला है विधायी कार्य या विधि निर्माण संबंधी कार्य, दूसरा है वित्तीय कार्य, पहला है विधायी कार्य या विधि निर्माण संबंधी कार्य और तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। अब चौथा है जनता की शिकायतों का निवारण करना, जनता के शिकायतों का निवारण करना। चूंकि जो कामन सभा के प्रतिनिधि होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि आग और जिंक कहते हैं कि कामन सभा राष्ट्र का दर्पण है, कामन सभा राष्ट्र का दर्पण है, यह संपूर्ण राष्ट्र को देखता रहता है, संपूर्ण राष्ट्र से कामन सभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता रहता है। और कामन सभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, वह क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, वह अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हैं, जनता की समस्याओं से अवगत होते हैं। इसलिए विभिन्न समस्याओं को वह सदन में रखते हैं और सदन में रखकर वह अपने क्षेत्र के विकास कार्य को करवाते हैं, यानी कि जैसे सड़कों का विकास, बिजली का विकास, पानी का विकास, शिक्षा का विकास, रोजगार का विकास वगैरह विभिन्न विषयों पर वह चर्चा करते रहते हैं और सरकार से उन विषयों की तरफ ध्यान देने के लिए कहते हैं, उन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराते हैं और ध्यान आकृष्ट कराकर अपने क्षेत्र का विकास करते रहते हैं। तो ये जनता की सभी प्रकार की शिकायतों को दूर करते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको कामन सभा का संगठन और कार्य और शक्तियां बताया। जैसा कि जो कामन सभा का अधिवेशन है वह वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। अधिवेशन छूट गया है, अधिवेशन जो होता है इनका वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए, वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए अधिवेशन। ये अधिवेशन है, वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। सम्राट के अनुमति से कामन सभा या लाल सभा का अधिवेशन एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है, लेकिन यह निश्चित है कि वर्ष में एक बार इनका अधिवेशन अवश्य होना चाहिए। प्रायः इनका अधिवेशन अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रारंभ होता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलता रहता है। सोमवार से प्रारंभ होता है और शुक्रवार तक चलता रहता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कामन सभा के कार्य और शक्तियों से अवगत कराया, कामन सभा के संगठन से अवगत कराया।
परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कामन सभा के गठन, कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए, या कामन सभा की रचना और कार्य और शक्तियों का उल्लेख कीजिए इत्यादि। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो देखकर इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा संसद की विधायी प्रक्रिया, यानी कि पार्लियामेंट की विधायी प्रक्रिया, कैसे कैसे विधियां बनती हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।